हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट का पार्ट 2 और इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझा था कि अगर एक एम्प्लॉय अपने वर्क प्लेस में काम करता है, मतलब अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते वक्त अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसको इंजरी होती है या फिर वो डिसेबल हो जाता है, तो यहाँ पर उस एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एम्प्लॉय को कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे ही ये कौन है, मिस्टर ए हैं। ये ना एक XYZ कंपनी में काम करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे ना, तो उस वक्त एक एक्सीडेंट होता है और इनकी डेथ हो जाती है। अब ये जो है ना, ये इनका एम्प्लॉयर है, तो ऐसा एम्प्लॉयर अब इसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इनको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। देखो फ्रेंड्स, अगर ये जो मिस्टर ए हैं इनको इंजरी हुई होती या फिर ये डिसेबल होते, तब तो ये इस एम्प्लॉयर ने इनको कंपनसेशन प्रोवाइड कर देनी थी। बट अभी मैंने क्या बोला कि इनकी तो डेथ हो गई, इट मीन्स ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि जब ये पर्सन इस दुनिया में है ही नहीं, तो एम्प्लॉयर कंपनसेशन इनको कैसे दे सकता है। तो यहाँ पर एक्ट ये बोलता है कि जिस एम्प्लॉय की डेथ हो गई ना, फिर ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंपनसेशन उनके डिपेंडेंट्स को प्रोवाइड करेगा। तो डिपेंडेंट्स, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है डिपेंडेंट्स, जो कि इस एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज डी में बताई गई है। तो ये सेक्शन कहता है कि जो डिपेंडेंट्स है ना, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो चलिए फिर अब ये देखते हैं कि वो कौन कौन से पर्सन्स हैं जो कैटेगरी नंबर 1 में आते हैं। ये तो है मिस्टर ए, इनकी तो डेथ ही हो चुकी है, ये तो अब है ही नहीं, है ना। तो इनकी एक, देखिए ये ना शादीशुदा थे मिस्टर ए, तो इट मीन्स इनकी एक वाइफ है। तो वाइफ जो है वो हो गई विधवा, तो कहते हैं उस डिसीज्ड एम्प्लॉय की जो विडो है, जो वाइफ जो विधवा हो गई है, उसको कंपनसेशन मिलेगी। अब शादीशुदा थे तो मतलब बच्चे भी होंगे, तो कहते हैं इनका एक बेटा है जो कि माइनर है, मतलब उसने अभी 18 ईयर्स ऑफ एज अटेन नहीं करी, वो अभी 18 साल का नहीं हुआ, तो इनका जो माइनर सन है उसको भी कंपनसेशन मिलेगी, वो भी फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। फिर अब इनकी एक बेटी भी है, कहते जो बेटी है वो अनमैरिड है, मतलब जो इनकी अनमैरिड डॉटर है ना, उनको भी कंपनसेशन मिलेगी, वो भी फर्स्ट कैटेगरी में आएगी। इसके अलावा ये तो हो गए बीवी बच्चों की बात। कहते अगर इस मिस्टर ए की कोई मदर, देखो मदर तो होगी, मतलब जो मदर है लेकिन वो विधवा है, क्लियर, मतलब इसकी माँ के सर पर अपने पति का हाथ नहीं है। इट मीन्स लो ये मान के चलती है कि अगर माँ का पति नहीं है अब, तो कहीं ना कहीं वो अपने बेटे के अर्निंग पे डिपेंड होगी, क्लियर। तो यहाँ पर लो ये कहती है कि जो विडो मदर है ना, विडोड मदर है, जो इसकी विधवा माँ है, उसको भी फर्स्ट कैटेगरी में इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसके बच्चों के केस में याद रखना है, चाहे वो माइनर सन की बात करो या आप अनमैरिड डॉटर की बात करो, लेकिन ये दोनों बच्चे लेजिटिमेट होने चाहिए या फिर अडॉप्टेड होने चाहिए। फ्रेंड्स, 3 टर्म्स हैं। एक है लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब है जायज औलाद, अडॉप्टेड आप जानते हो गोद लिए हुए। इलेजिटिमेट का मतलब होता है जो नाजायज बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर लोग कहता है कि अगर तो वो लेजिटिमेट है, मतलब जायज है, ठीक है, आपकी खुद की औलाद नहीं हुई, आपने गोद लिया हुआ है बच्चे को, लीगली अडॉप्ट किया हुआ है, वो भी एक्सेप्टेबल है, क्लियर। तो याद रखना फर्स्ट कैटेगरी में ये जो बीवी है, जो इसका माइनर सन है, जो इसकी अनमैरिड डॉटर है और जो विधवा माँ है, इनको तो लो ये पूछेगा ही नहीं कि भाई बताओ आप इसके अर्निंग पे डिपेंड करते थे या नहीं, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो पर्सन्स हैं जिनको कंपनसेशन मिलेगी, मतलब मिलेगी ही मिलेगी कंपनसेशन, क्लियर। तो अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की। सेकंड कैटेगरी में ना फ्रेंड्स वो पर्सन्स आएंगे जिनको ना ये प्रूव करना पड़ेगा कंपनसेशन लेने से पहले कि वो होली पूरी तरीके से मिस्टर ए की अर्निंग पर ही डिपेंड करते थे। अब वो कौन से पर्सन्स हैं, चलिए देखते हैं। ये है मिस्टर ए का सन और ये है उसकी डॉटर। अब आप सोच रहे होंगे
फर्स्ट कैटेगरी में भी तो हमने इनके बेटा और बेटी की बात करी है। तो फ्रेंड्स वो थे माइनर, अनमैरिड डॉटर थी और माइनर सन था। यहाँ पर अब हम बात करेंगे मेजर बच्चों की, मतलब वो बच्चे जो 18 साल की उम्र अटेन कर चुके हैं, जो 18 साल के या उसके ऊपर के हैं। क्लियर? तो कहते हैं मिस्टर ए का एक ये सन है, ये डॉटर है। कौन से? लेजिटिमेट प्लस अडॉप्टेड। ये दोनों ही मेजर है, लेकिन ये दोनों ना इनफर्म है। मतलब वो बच्चे, वो पर्सन्स जो या तो मेंटली थोड़े डिप्रेस्ड होते हैं या फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। इन शॉर्ट वो बच्चे जो खुद नहीं अर्न कर सकते। क्लियर? तो ये उस कैटेगरी में आते हैं बच्चे जो इनफर्म थे, जो खुद नहीं अर्न कर सकते अपने लिए। तो डेट्स वाई ये बच्चे मिस्टर ए की अर्निंग पर डिपेंड करते थे। अब मिस्टर ए की तो डेथ हो गई, तो इट मीन्स इनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, लेकिन इनको कंपनसेशन लेने से पहले ये बात प्रूव करनी होगी कि हम क्या है, मिस्टर ए की अर्निंग पर डिपेंड करते थे। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की। तो कैटेगरी 3 में जो पर्सन्स आएंगे ना फ्रेंड्स, उनको भी पहले ये प्रूव करना होगा कि या तो वो होली या फिर पार्शली किस पर डिपेंड करते थे, मिस्टर ए की अर्निंग पर डिपेंड करते थे, तभी उनको कंपनसेशन मिलेगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पर्सन्स हैं। नंबर 1, पेरेंट्स। मिस्टर ए के पेरेंट्स की बात करते हैं। देखो पेरेंट्स तो 2 ही होते हैं, माता पिता, राइट। तो अगर मदर की बात करें तो कहते हैं अगर विधवा माँ है उसको तो लॉ पूछता ही नहीं है कि माँ जी आप इसकी अर्निंग पर डिपेंड करते थे या नहीं, वो तो सीधा गई फर्स्ट कैटेगरी में, उनको तो कंपनसेशन मिलेगी ही मिलेगी। बात आती है यहाँ पर फादर की। देखो फादर को क्या कहते हैं, फादर साहब जी आपको अगर कंपनसेशन लेनी है तो भाई पहले प्रूव करना होगा कि मैं अपने बेटे की अर्निंग पे डिपेंड करता था। मतलब हद है यार, मम्मी को सीधा फर्स्ट कैटेगरी में भेज दिया और फादर को थर्ड कैटेगरी में भेज दिया कि आप पहले प्रूव करो। तो ये क्लियर हुआ पेरेंट्स के बारे में आपको। अब बात करते हैं मिस्टर ए के चिल्ड्रन, उनके बच्चों के बारे में। तो बच्चों के केस में 3 टर्म्स हैं, लेजिटिमेट, अडॉप्टेड एंड इलेजिटिमेट। ये मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ। लेजिटिमेट मतलब क्या था, जायज। अडॉप्टेड मतलब गोद लिए हुए। इलेजिटिमेट मतलब नाजायज। इतना क्लियर हुआ। बच्चे यहाँ तो एक बेटा बेटी होंगे, है ना। तो अगर तो कहते हैं माइनर सन है, अनमैरिड डॉटर है, और ये दोनों बच्चे या तो लेजिटिमेट हैं या फिर अडॉप्टेड हैं, सीधा फर्स्ट कैटेगरी में जाएंगे। इन बच्चों को प्रूव करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम मिस्टर ए की अर्निंग पे डिपेंड करते थे। क्लियर? लेकिन सन माइनर है, डॉटर अनमैरिड है, बट वो इलेजिटिमेट है, नाजायज है। तो ऐसे केस में फिर इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम मिस्टर ए की अर्निंग पे डिपेंड करते थे, तभी क्या है इनको कंपनसेशन मिलेगी। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं अगर डॉटर, इसकी मिस्टर ए की डॉटर मैरिड है प्लस माइनर है। अब आप सोच रहे होंगे माइनर डॉटर की शादी नहीं हो सकती, वो तो गैर कानूनी है, बट यहाँ पर एक्ट ने ये बात बताई है तो हम भी इसको पढ़ेंगे। क्लियर? कहते हैं मिस्टर ए की एक डॉटर है जो मैरिड है प्लस माइनर है, या फिर मिस्टर ए की एक डॉटर है वो विधवा है प्लस माइनर है। तो ऐसे सिनेरियो में भले ही वो डॉटर लेजिटिमेट है, अडॉप्टेड है, चाहे वो इलेजिटिमेट है, तीनों ही केसेस में क्या है उसको ये प्रूव करना ही पड़ेगा कि मैं मिस्टर ए की अर्निंग पे डिपेंड करती थी। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं। कहते हैं ये जो मिस्टर ए है ना, इसका जो सन मतलब जो इसका बेटा था उसकी भी डेथ हो चुकी है। अब बेटा शादीशुदा था तो मतलब बेटे की वाइफ हुई एक, तो बेटे की जो वाइफ थी वो मिस्टर ए की क्या लगी, डॉटर इन लॉ मतलब बहू। तो जो ये बहू है ना, इसको ये प्रूव करना होगा कि क्योंकि उसके पति नहीं थे तो वो क्या थी, अपने ससुर, इसके ससुर लगे ना वो, कि वो अपने फादर इन लॉ की अर्निंग पर डिपेंड करती थी। उसको ये बात प्रूव करनी होगी अगर कंपनसेशन लेनी है तो। दूसरा, अब इस उसके बेटे का कोई आगे बेटा भी तो होगा। अगर कहते कोई माइनर चाइल्ड भी था, मतलब कहने का कि मिस्टर ए का कोई ग्रैंडसन, कोई पोता भी था, तो उसको भी अगर कंपनसेशन लेनी है तो ये प्रूव करना होगा कि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी
और वो क्या है, अपने ये दादू की अर्निंग पे डिपेंड करता था। क्लियर? ये तो बात हुई, कहते अगर मिस्टर ए की सन की डेथ हो चुकी है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर ए की डॉटर भी ना जिंदा हो। तो अगर कहते मिस्टर ए जो है उसकी डॉटर प्लस सन इन लॉ, मतलब बेटी और दामाद दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, और बेटी का जो माइनर सन है, माइनर, ठीक है, बेटे के केस में भी माइनर सन एंड बेटी के केस में भी माइनर सन। अगर कहते हैं माइनर सन है मतलब उसका नाती लगा ना, हाँ नाती है ना, अगर वो ये नाती जो है ये बात प्रूव कर दे कि उसकी मम्मा पापा की डेथ हो चुकी है और वो अपने नानू की अर्निंग पे डिपेंड करता था, तो उसको भी क्या है, कंपनसेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं मिस्टर ए के भाई बहनों की, ब्रदर और सिस्टर के बारे में बात करते हैं। कहते हैं अगर मिस्टर ए का कोई माइनर ब्रदर है तो उसको भी कंपनसेशन मिल जाएगी, बट प्रूव करना होगा। ऐसे ही मिस्टर ए की कोई अनमैरिड बहन है लेकिन अनमैरिड है, या फिर बहन है विधवा है प्लस माइनर है, तो इनको भी क्या है, कंपनसेशन मिल जाएगी अगर ये प्रूव कर दे कि या तो होली या फिर पार्शली ये मिस्टर ए की अर्निंग पे डिपेंड करते थे। अब बात करते हैं कि अगर मिस्टर ए के पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं, सपोज करो ये कौन है, मिस्टर ए के पेरेंट्स हैं, उनके मम्मी पापा है, मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है मिस्टर ए के, लेकिन उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मिस्टर ए के जो दादा दादी हैं वो इस दुनिया में है, वो जिंदा हैं, तो ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, कहते इनको कंपनसेशन तभी मिलेगी अगर ये मिस्टर ए के दादा दादी ये प्रूव कर दे कि वो अपने पोते की, अपने ग्रैंडसन की अर्निंग पर क्या है, डिपेंड करते थे। ये तो बात हुई अब तक हमने करी कि अगर मिस्टर ए की डेथ हो गई तो उनके पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर, बच्चों को कंपनसेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। अब आए कहानी में एक ट्विस्ट। सपोज करो फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन मिस्टर ए नहीं मिसिस बी एम्प्लॉय थी, मतलब इसकी वाइफ एम्प्लॉय थी और उसकी डेथ हुई थी, और जो मिस्टर ए है ना वो खुद कोई काम धंधा नहीं करते थे, खुद बस घर में रहते थे। तो ये जो मिस्टर ए है ना, इनको ये प्रूव करना होगा कि मैं तो भाई अपनी बीवी की कमाई पर ही डिपेंड करता था, लेकिन वाइफ तो मेरी चल बसी। तो ये बात अगर ये प्रूव कर देंगे तो इनको कंपनसेशन मिल जाएगी। तो विडोवर कौन होता है, अगर वाइफ चली गई और पति जिंदा है। क्लियर? तो आई होप आपको डिपेंडेंस समझ में आ गए होंगे कि 3 कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वो पर्सन्स जिनको प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हम मरने वाले एम्प्लॉय की अर्निंग पे डिपेंड करते थे या फिर नहीं। नंबर 2, वो बच्चे जो मेजर एज में आ गए हैं बट इनफर्म है, तो उनको ये प्रूव करना होगा कि वो होली अपने इस पर्सन की अर्निंग पे डिपेंड करते थे। नंबर 3 में सारे रिश्ते नाते आ गए, भाई बहन आ गए, बच्चे आ गए, पोता पोती आ गए, बहू आ गई, सब आ गए, लेकिन सबको ये प्रूव करना होगा कि वो इसकी अर्निंग पे डिपेंड करते थे, तभी क्या है उनको कंपनसेशन मिलेगी। सो आई होप डिपेंडेंस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयर, जो बताता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ई। एम्प्लॉयर कौन होता है, वो पर्सन होता है जिसने कंपनसेशन प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन एम्प्लॉयर माना किसको गया है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 कहते हैं एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स, वेदर चाहे वो कॉर्पोरेटेड हो या फिर ना हो। नंबर 2 मैनेजिंग एजेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का जो मैनेजिंग एजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये कौन है, एम्प्लॉयर है और इसने अपने बिहाफ पर इस पर्सन को रखा है। क्लियर? मतलब इसके पास जो पावर्स एंड अथॉरिटीज हैं, जो राइट्स हैं, वो सभी इसके पास भी हैं, और ये जो मैनेजिंग एजेंट है इसके बिहाफ पे, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे सारा काम कर रहा है। तो मतलब एम्प्लॉय कहीं ना कहीं इसके अंडर वर्क कर रहे हैं, तो जो भी फिर एम्प्लॉय को अगर कुछ भी होता है तो कंपनसेशन कौन देगा, मैनेजिंग एजेंट देगा। इसको क्या है, एम्प्लॉयर माना जाएगा, ऐसा एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन डिसीज्ड एम्प्लॉयर। सपोज करो ये एम्प्लॉयर था लेकिन इसकी हो गई डेथ,
तो अब इसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना फिर उसको एम्प्लॉयर माना जाएगा, मतलब फिर वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना वो लायबल होगा एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन द सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉय आर टेम्परली लेंट ऑन लेट ऑन हायर टू अनदर पर्सन। कहते अगर ना सपोज करो ये जो एम्प्लॉयर है ना, ये एम्प्लॉयर जो है ना इसने ना जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विसेज किसी थर्ड पर्सन को दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ये सभी इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। तो अब अगर इस एम्प्लॉयज़ में से किसी को कुछ भी होता है तो कंपनसेशन देने के लिए लायबल कौन होगा, वही थर्ड पर्सन लायबल होगा। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर, कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है ना उसको भी एम्प्लॉयर कंसिडर किया गया है। क्लियर। आई होप आपको एम्प्लॉयर समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की, दैट इज पार्शियल डिसेबलमेंट। लेकिन पार्शियल डिसेबलमेंट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिसेबलमेंट क्या होता है। तो डिसेबलमेंट का मतलब होता है वर्क, जो काम है उसको करने की कैपेसिटी, क्षमता, स्ट्रेंथ क्या रिड्यूस हो जाना, मतलब आपके काम करने की जो कैपेसिटी थी, जो आपके अंदर एक क्षमता थी वो रिड्यूस, वो घट गई है। तो डिसेबलमेंट की वजह से ये रिजल्ट निकल कर आता है कि जो एम्प्लॉय है ना, या तो कहते उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, या फिर डिसेबलमेंट होने की वजह से वो टोटली क्या है, इनकैपेबल हो जाएगा कोई भी काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। मानकर चलो मैं एक रेस्टोरेंट में 1 घंटे में ना, सपोज करो मैं 1 घंटे में 50 रोटी बना पाती थी, तो वो 50 रोटी का मुझको क्या है 100 रुपीज़ मिलता था। लेकिन हुआ क्या, मान के चलो मेरी ये वाली जो फिंगर है ना ये थोड़ी डैमेज हो गई, तो डिसेबलमेंट होने की वजह से क्या हुआ, अब मैं 1 घंटे में 50 रोटी नहीं बना पा रही हूँ, अब मैं 25 बना रही हूँ। मतलब यहाँ पर मेरे काम करने की जो कैपेसिटी थी वो रिड्यूस हो गई। उसके रिड्यूस होने की वजह से क्या हुआ, पहले मुझे 50 रोटी का 100 रुपया मिलता था, अब मेरे को 25 रोटी का 50 रुपया मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर मेरे काम करने की कैपेसिटी रिड्यूस होने की वजह से, डिसेबलमेंट होने की वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई? बिल्कुल। एक तो रिजल्ट ये निकल कर आता है कि एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। दूसरा ये होता है कि जो एम्प्लॉय है वो इनकैपेबल ही हो जाता है, वो उस काम को करने के लायक ही नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो एक फिंगर डैमेज नहीं हुई, मेरा ये पूरा हाथ ही कट गया। तो जब अब मेरा ये हाथ ही नहीं है, मैं एक हाथ से रोटी कैसे बनाऊं? तो यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल कर आया कि मैं अब उस काम को करने के लायक ही नहीं रही, मैं इनकैपेबल हो गई। इतना क्लियर हुआ? तो ये जो डिसेबलमेंट होती है ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है पार्शियल डिसेबलमेंट और एक होती है टोटल डिसेबलमेंट। सबसे पहले बात करते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट की। पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है ना उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो 100% रिड्यूस नहीं होती। क्लियर? अब ये पार्शियल डिसेबलमेंट की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है टेम्पोररी और एक होती है परमानेंट। टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब ये होता है, कहते हैं कि ये ना 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। टेम्पररी में क्या होगा, पहले मैं ऐसे समझा देती हूँ, बाद में एग्जांपल देके भी अच्छे से समझाऊंगी। क्लियर? तो टेम्पररी में क्या होता है, कहते हैं कि इन एनी एम्प्लॉयमेंट इन विच ही वाज एंगेज्ड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। कहते हैं जब एक्सीडेंट होता है उस टाइम पर एक एम्प्लॉय जिस एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा होता है ना, उसी एम्प्लॉयमेंट में क्या है, उसके जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी। लेकिन परमानेंट में क्या होता है, कहते इन एवरी, ये पॉइंट याद रखना, इन एवरी एम्प्लॉयमेंट विच ही वॉज कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग। मतलब हर एक एम्प्लॉयमेंट में ही जहाँ जहाँ वो कैपेबल था काम करने के लिए, हर एक एम्प्लॉयमेंट में ही क्या है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, याद रखना टेम्पोररी में जिस एम्प्लॉयमेंट में, जिस फैक्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में वो बंदा काम करता है, सिर्फ उसी में उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी। लेकिन परमानेंट में
मान लो वो इस फैक्ट्री में काम करता है, इस फैक्ट्री के साथ साथ उससे सिमिलर और जितनी भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जहाँ जहाँ भी वो काम करने के लिए कैपेबल था, हर एक एम्प्लॉयमेंट में ही क्या है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, अब वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले बात करते हैं टेम्पोररी पार्शियल डिसेबलमेंट की। सपोज करो ये कौन है, एक एम्प्लॉय है, ये कौन है, एक एम्प्लॉय है, वो ये ना एक मजदूर है और इसका पता क्या काम था, वो दीवारों पे जो ऐसे सीमेंट में लेप करते, राइट, तो ये ना अपने राइट हैंड से ऐसे लेप कर रहा था सीमेंट वॉल पर, और होता क्या है, अचानक ये फिसलता है, जिसकी वजह से इस एम्प्लॉय का जो राइट हैंड है वो फ्रैक्चर हो जाता है। अब ऐसा राइट हैंडेड पर्सन जब ये लेफ्ट हैंड से वो काम करता है, वो जो सीमेंट लगाता है, तो ये अच्छे से नहीं लगा पाता। मतलब यहाँ पर क्या होता है, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो रिड्यूस हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई। लेकिन फ्रेंड्स, टेम्पररी जो पार्शियल डिसेबलमेंट है, इसमें जो लॉस होता है वो रिकवरेबल होता है, मतलब उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। मतलब अगर उसका राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ है, अभी वो जिस एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है उसको काम करने में दिक्कत आ रही है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, बट ये लॉस जल्दी रिकवर हो जाएगा, बिकॉज हाथ फ्रैक्चर हुआ है, 15 दिन में, महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने में वो ठीक हो जाएगा। ये तो बात थी टेम्पररी की। अब हम बात करते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की। सपोज करो ये जो एम्प्लॉय है ना, ये इस फैक्ट्री में ना इसका काम था, वो जो ऐसे मजदूर कितनी सारी ईंटें उठा के नहीं लेके जाते, राइट, वो काम था। सपोज करो इसका ये काम होता था, लेकिन ये काम तो ये ईंटें उठाने वाला करता था। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो एम्प्लॉय है ना बड़ा होशियार है वैसे। हाँ सुनो, ये ना पेंट, जो दीवारों पे पेंट करते हैं ना, पेंट करने में भी कैपेबल है। लेकिन फिलहाल ये काम क्या करता है, इस फैक्ट्री में ईंटें उठा के लेके जाने का काम करता है। होता ये है कि एक मतलब इसके वर्क प्लेस में क्या होता है, इसके हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका थंब, ये जो अंगूठा है ना इसके राइट हैंड का, वो कट जाता है, वो ये खो देता है अपना अंगूठा। तो उसकी वजह से क्या है, जब ये ईंटें उठाता है ना, तो इतना बर्डन, ये अंगूठा नहीं है इसके पास, तो ये नहीं उठा पाता है। काम तो कर रहा है, लेकिन उसके काम करने की एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। तो मतलब जहाँ पे वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड था, वो काम कर रहा था, वहाँ पर उसकी अर्निंग कैपेसिटी बोलो रिड्यूस हुई, उसका थंब लॉस होने की वजह से। यस, मैंने क्या बताया था, ये तो पेंट करने में भी होशियार है। तो इसने सोचा यार इस फैक्ट्री में तो मैं अब ईंटे वाला काम नहीं कर पा रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इस फैक्ट्री में जाके ना दीवारों पे पेंट करने का काम शुरू कर देता हूँ। लेकिन ये अपना थंब खो चुका है, तो इसको पेंट करने में भी दिक्कत आती है। मतलब ये अगर कहीं और भी जाता है काम करने, तो वहाँ पर भी एवरी एम्प्लॉयमेंट, हर एक एम्प्लॉयमेंट में इसको दिक्कत आ रही है। तो मतलब हर एक एम्प्लॉयमेंट में ही क्या इसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी। द आंसर इज यस। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। अब इसको हम पार्शियल क्यों बोल रहे थे, देखो टेम्परेरी में तो मैंने आपको बता दिया, हाथ फ्रैक्चर हुआ था, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा, क्लियर। लेकिन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब क्या हुआ, मेरे को बताओ, उसका थंब कट गया था, क्या ये 100% उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई? नहीं, वो पेंट कर तो रहा है ना, भले थोड़ा दिक्कत से कर पा रहा है, भले ईंटें थोड़ी दिक्कत से उठा पा रहा है, क्या उसकी 100% अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई? नहीं। क्या उसका पूरा हाथ कट गया है? नहीं। तो इसका मतलब ये पार्शियल डिसेबलमेंट हुई है। बट इसको परमानेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो उसका थंब कट गया है वो तो हमेशा के लिए गया, क्या उसका थंब कभी दोबारा आएगा? नहीं। तो मतलब ये लॉस उसका परमानेंटली हो गया। क्लियर हुआ? आई होप आपको टेम्परेरी और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जब हमने प्रीवियस वीडियो में ओवरव्यू देखा था, तब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था इस एक्ट का। उसमें हमने शेड्यूल 1 के बारे में पढ़ा था। तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 था। पार्ट 2 में परमानेंट पार्शियल जो डिसेबलमेंट थी, उसमें कहते हैं जितनी भी इंजरीज बताई गई है ना, वो सारी की सारी इंजरीज किस में इन्वॉल्व है? परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में इन्वॉल्व है। मतलब कहते हैं इस एक्ट के शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में जो भी इंजरीज बताई गई हैं, वो सभी के सभी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के अंडर आती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टोटल डिसेबलमेंट के बारे में। टोटल डिसेबलमेंट का मतलब है इनकैपेसिटेट फॉर ऑल वर्क विच ही इज कैपेबल टू डू।
सीधा मतलब समझाऊं फ्रेंड्स, टोटल डिसेबलमेंट का सीधा मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय पहले कहते हैं वो जिस काम को करने के लिए कैपेबल था ना, अब वो उस काम को करने के लायक ही नहीं बचा। जैसे मैंने आपको खुद की एग्जांपल दी थी कि जब सिर्फ फिंगर डैमेज हुई तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई, क्योंकि अब मैं 50 की जगह 25 रोटी बना पा रही थी। ये तो थी पार्शियल डिसेबलमेंट। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पूरा का पूरा हाथ ही कट गया, तो मतलब अब मैं उस काम को करने के लायक ही नहीं बची, अब मैं रोटी बना ही नहीं सकती। तो ये होती है टोटल डिसेबलमेंट, जहां पर एम्प्लॉय की 100% क्या है, अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस, खत्म, मतलब खत्म, अब वो काम करने के लायक ही नहीं बचा। क्लियर। फिर इस टोटल डिसेबलमेंट के 2 फीचर्स आते हैं। पहले तो कहते इस एक्ट के शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में जो इंजरीज बताई गई हैं, जो इंजरीज की लिस्ट दी गई है, वो टोटल डिसेबलमेंट में आती हैं। उसके अलावा अच्छा फ्रेंड्स, मैं जो ये बात कर रही हूँ ना, शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में ये इंजरीज बताई हैं, पार्ट 2 में वो इंजरीज बताई हैं, वो बहुत लंबी लंबी लिस्टें हैं, वो आपकी बुक में दी होंगी। क्लियर। तो एग्जाम में ना एग्जाम्पल के तौर पर 2-4 इंजरीज लर्न कर सकते हो, 5-6 कर सकते हो, पूरी की पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ऐसे कहते पार्ट 2 में जो इंजरीज बताई गई हैं, अगर ना वो एक साथ 2-3 इंजरीज हो गई आपको, कॉम्बिनेशन में सारी इंजरीज आ पड़ी आपको, जिसकी वजह से या तो 100% या फिर 100% से ज़्यादा आपकी क्या है, अर्निंग कैपेसिटी हो गई रिड्यूस, तो उसको भी टोटल डिसेबलमेंट मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 2 में मैंने 2 इंजरीज ली हैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए। आपका थंब भी लॉस हो गया, साथ ही साथ एम्पुटेशन हो गया थ्रू शोल्डर ज्वाइंट। थंब लॉस्ट होने से 30% रिड्यूस हो रही थी अर्निंग कैपेसिटी। देखो अगर सिर्फ लॉस्ट हुआ होता थंब का तो हम इसको परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट मानते, लेकिन इसके साथ साथ एक और इंजरी हो गई, उससे आपकी 90% अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई थी। दोनों को मिलाकर 120 क्या हो गई, आपकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई। और कहते क्या है कि या तो 100 या फिर 100 से ज़्यादा अगर अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई है तो क्या मान लिया जाएगा कि आप टोटली डिसेबल हो गए हो। क्लियर। तो ये था टोटल डिसेबलमेंट। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक और डेफिनेशन की, दैट इज वेजेस। वेजेस का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि कहते हैं वो सारी रेम्यूनरेशन जिसको आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। इसके अलावा प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं जिनको मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो क्या है, वेजेस में इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल बोनस, इसको भी वेजेस में ही माना जाएगा। लेकिन याद रखने वाले पॉइंट ये है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप वेजेस में इंक्लूड नहीं करोगे। नंबर 1, ट्रैवलिंग अलाउंस। जो एक एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है उसको वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रैवलिंग करने के कंसेशन मिलते हैं उसको भी क्या है, वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड मिला है, कोई स्पेशल एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को देके रखे हैं, तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनको वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्प्लॉय की, कि एम्प्लॉय कौन होता है। बट इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगी। व्हाई? बिकॉज इस एक्ट के पार्ट 1 में जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको तो पता होगा, मैंने एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट करवाया था पॉइंट, उसमें मैंने एम्प्लॉय की डेफिनेशन कवर कर दी थी। ओके, सो आज मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको कवर करवा दी हैं। पार्ट 1 जरूर देखें बिकॉज उसमें हमने इसके एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, इसके साथ साथ अमेंडमेंट्स के बारे में बात करी थी, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।